Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पे। दोस्तों, बिहार डिफेंस एक्सप्रेस ये एक चैनल ही नहीं, ये एक संस्था है जहां पे आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करवाई जाती है। तो अगर जिन भाई और बहनों के अगर फिजिकल उनसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो हमारे संस्था के साथ आप जोड़ सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आर्मी टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि टेस्ट पेपर मेरा 1 होगा। आप लोगों को पता होगा कि आर्मी टेक्निकल में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस एंड रीजनिंग, इससे टोटल आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं फिजिक्स, जिससे आपको 15 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। उसके बाद आता है मैथ, जिससे आपको फिर से 15 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, जिससे आपको 10 टोटल क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। टोटल 200 का एग्जाम होता है और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, 1/4 होता है। तो आज टेस्ट पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सप्त सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मव्रता, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। लेकिन आर्यों से हम लोग और कुछ बात को भी दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे कि जैसे आर्यों का जो प्रिय देवता हुआ करते थे वो इंद्र भगवान हुआ करते थे। आर्यों जो पहली धातु का खोज किया था वो लोहा था। आर्यों के द्वारा जो भाषा था वो संस्कृत भाषा था। तो इस तरह ये 2-3 बात हम लोग और दिमाग में रखें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु क्या था? तो ऑप्शन ए है कि सोना था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया था आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था सोना है। ऑप्शन ए में सोना, बी है तांबा, सी है चांदी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के द्वारा अपनाया गया जो धातु था वो तांबा था, जो सबसे पहला, जो ऑप्शन बी है जो अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 3000 BC से लेकर 2000 BC के बीच में ये धातु। और इस टाइम मतलब इस काल में मनुष्य के द्वारा 2 चीज़ खोज किया गया था। एक तो तांबा का खोज किया गया था, इसीलिए हम लोग इसको कॉपर एज भी कहते हैं। और दूसरा इसका था कि मनुष्य के द्वारा लिपि का भी आविष्कार कर लिया गया था। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा ए। लखनऊ से भी हम लोग 2-3 बात को और याद रखेंगे। लखनऊ को नवाबों के शहर भी कहा जाता है। लखनऊ का पुराना नाम अवध के नाम से भी लखनऊ को जानते हैं। और लखनऊ जो आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो ग्रह की दूरी, भूकंप, प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत का गंगा या गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? तो दक्षिण भारत को जो नदी को हम लोग गंगा ऑफ साउथ का तो कावेरी नदी को कहते हैं। तो शायद ऑप्शन इसमें है आपका बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये भी याद रखेंगे, कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर नापा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार क्या है? ऑप्शन ए है पद्म विभूषण, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है परमवीर चक्र एंड ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा, भारत रत्न भारत के सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी।
लेकिन इसके बाद मान लीजिए सेकंड पूछा जाए तब पद्म विभूषण हो जाएगा, थर्ड पूछा जाए तब परमवीर चक्र हो जाएगा, और इस ऑप्शन के अनुसार यदि फोर्थ पूछा जाए तो पद्मश्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बी का बेटा, बी सी की बेटी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ हम थोड़ा सा और बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ का जब भी रिलेशन, तो हम लोग उसको इस एरो के साथ हम लोग डिनोट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को। हस्बैंड का हम लोग मान लीजिए इसका दिखाने के लिए हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं कि ये मेल है, और वाइफ को हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं कि ये फीमेल है। और हस्बैंड सॉरी फादर एंड मदर के रिलेशन, फादर एंड सन के रिलेशन दिखाने के लिए ये साइन करते सिंबल यूज करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, मान लीजिए डॉटर, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर के साइन दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन में ये चीज़, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बहुत इजी तरह से और बहुत जल्द बन जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला जा रहा है कि ए बी का बेटा है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब होगा कि बी का बेटा कौन है, ए है, और एक बार में एक और बेटा है, तो डेट मीन्स ये क्या है, मेल है, तो इस पर हम पॉजिटिव साइन के साथ देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बी सी की बेटी है, तो जो सी है मेरी, उसकी बेटी कौन है, बी है, तो इसका मतलब ये फीमेल है, निगेटिव साइन देंगे इस पर। उसके बाद बोला रहा है कि सी डी की पति है, तो इसका मतलब, अरे सी पति है तो इसका मतलब ये मेल है, तभी इसका मतलब वाइफ होगी डी, जिसका निगेटिव साइन मतलब कि ये फीमेल है। उसके बाद बोला जा रहा है कि डी ई की माँ है, मतलब डी की बेटी कौन है, ई है, और बेटी है तो इसका मतलब ये भी निगेटिव साइन है, मतलब फीमेल है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ई ए का क्या लगता है, तो ये दोनों तो आपस में बहन हो जाएंगे, और ये दोनों के रिलेशन पूछ रहे हैं, ये दोनों के रिलेशन, तो आपको पता भी होगा कि माँ की बहन को हम लोग मौसी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, मौसी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप उत्तर दिशा में, अच्छा इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए कुछ बात को और ध्यान में रखेंगे। यदि आप उत्तर दिशा में किसी, पहले सबसे पहले इसके लिए हम स्केल एक बना लेंगे। हम इसको कह रहे हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, जब वो बाएं और दाएं को बोलेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा बात को याद रखें। मान लीजिए ये क्लॉक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो क्लॉक वाइज जब बोलेगा तो इसका क्लॉक वाइज कहने का मतलब राइट, जब दाहिने बोला जाएगा तो इसका मतलब वो क्लॉक वाइज की बात हो रहा है, और जब बाएं बोला जाएगा तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। तब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला रहा कि यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाते हैं, तो मान लीजिए कि हम शुरुआती दौड़ पर यहाँ पे खड़ा था और हमने उत्तर दिशा में दौड़ना शुरू किया, इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 4 किलोमीटर पहुँच के यहाँ पे रुक गए। उसके बाद यहाँ से हम बाएँ चले, तो अभी हम बताएं कि जब बाएँ की बात आए तो एंटी क्लॉक वाइज, तो चूँकि ये हो गया मेरा क्लॉक वाइज, ये हो गया मेरा एंटी क्लॉक, मतलब इसके मतलब कि ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। उसके बाद वो बाएँ मुड़ जाता है, इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, बाएँ मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर दौड़ता है, बाएं मुड़ के वो 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा और फिर से बाएं मुड़ जाता, तो फिर यहाँ से हम देखेंगे ये मेरा क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हम यहाँ से 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे, ये हो गया मेरा टोटल 5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। तब फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, तब फिर अब इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरा ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम यहाँ से 6, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो 6 कहने का मतलब आप यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ये मेरा टोटल हो गया 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और दौड़ पूरा करने के पहले आप फिर से बाएं मुड़ जाते हैं, तो फिर अब यहाँ पे आ गए, तो ये मेरा हो गया एंटी क्लॉक, ये देखिए ये क्लॉक वाइज हो गया, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉक वाइज। तो फिर हमने यहाँ से 1 किलोमीटर गया, तो दैट मीन्स वो हम यहाँ पे पहुँचे, ये 1 किलोमीटर हो गई।
तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब क्वेश्चन हम पूछ रहा है, तो दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पे पहुंचना है तो आप किस दिशा में मुड़ेंगे। तो हमने दौड़ यहाँ से शुरू किया था, अभी प्रेजेंट में हम यहाँ, तो हम इस दिशा में जाएंगे, तभी हम अपना जो ओरिजिनल जहाँ से हम शुरू किए तो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये कौन से डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम, 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक सीरीज दिया गया है जिस सीरीज का है 18, 10, 6, 4, 3 और यहाँ पे डैश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो 18 से 10 कितना का गैपिंग है, 8 का गैपिंग है। उसके बाद कितना गैपिंग है, 4 का गैपिंग है। उसके बाद कितना गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। उसके बाद कितना गैपिंग है, 1 का। तो अब अगला गैपिंग कितना का है, हाफ हो रहा है सबका। देखा पहले 8 था, उसके बाद हाफ हो गया 4, 4 से फिर हाफ हो गया 2, 2 से फिर हाफ हो गया 1। तो 1 से हाफ हो गया, कितना बन जाएगा 0.5। तो पहले 3 था, उसमें से 0.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2.5, जो क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। गैरेज के संबंध में मोटर कार से, तो बाईयान का संबंध हो जाएगा हैंगर से, जो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। सर भाग 2 लगाइएगा। तो ये हम लोग जीके जीएस देखे, रीजनिंग देखे। अब हम भाग 2 में पढ़ रहे हैं। भाग 2 मतलब कि फिजिक्स। तो अब हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ आप लोग पढ़े ही होंगे, 8, 9 में आप लोग पढ़े ही होंगे कि V = क्या होता है, आई आर। इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो V = आई आर, जहाँ V मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, I = हो जाएगा करंट, और R = मेरा हो जाएगा रेसिस्टेंस। सॉरी, V = वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा V = आई आर, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। जलन अवरोध करने के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्का महसूस होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है उत्प्लावन, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायएंसी फोर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, पीछे देखने के लिए मोटर कारों में डैश दर्पण व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा, ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का वेग का सूत्र क्या होता है। वेग मतलब स्पीड होता है। तो स्पीड = होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शुरू से हमें गर्मी डैश कारणों से मिलती है। विकरण की वजह से मिलते थे। विकरण ऑप्शन ए में विकरण है, ऑप्शन बी में क्या है, परागण है, ऑप्शन सी में संवहन है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा विकरण, ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। दबाव, क्वेश्चन नंबर 18, दबाव के बढ़ाने से तरल पदार्थ का वैकल्पिक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा V = आई आर। दैट मीन्स ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है।
रियल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, 10 किलोग्राम की बंदूक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? तो एक गतिमान पिंड में से वेग पाया जाता है, गति मात्रा भी पाया जाता है, गतिमान ऊर्जा पाया जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पीड नहीं पाया जाता है। डी। क्वेश्चन नंबर 22, 10 किलोग्राम की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो बंदूक के पीछे की ओर झटके का वेग क्या होगा? तो क्वेश्चन में ये मोमेंटम का क्वेश्चन, इसका आंसर फार्मूला जो होता है m1 v1 विच इज इक्वल टू m2 v2 होता है, जहाँ m1 मेरा हो जाएगा मास ऑफ गन, v1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन, और m2 हो जाएगा मास ऑफ बुलेट, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 10 किलोग्राम, तो इसको ग्राम में हम चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 इंटू वेलोसिटी, शायद v1 हमको बोल रहा है कि निकालने के बंदूक का, तो मतलब कि v1 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो v1 इज इक्वल टू नहीं पता हमको। उसके बाद m2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 ग्राम, तो 60 रख लेंगे, इंटू v2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 160। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 100 v1। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 96/100 दैट इज इक्वल टू 0.96। तो ये मेरा मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बंदूक पीछे मारेगा। क्वेश्चन नंबर 23, 0.96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, तो सी इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, इस गुप्त ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में लेटिन हीट कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है मेरा m इंटू एल, जहाँ पे L मेरा लेटिन हीट होता है, E एनर्जी होता है, m मास होता है। तो L इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? E/m लिखेंगे। और एनर्जी का मेरा जो डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ही पूछा जा रहा है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो m l का पावर 2 t का पावर -2 बाई मास से क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m का पावर 0, l का पावर 2 एंड t का पावर -2। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? शायद ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब चलिए भाग 3 पे पहुंचे, मैथ पे हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक चुनाव में अ, ब और श ने कुल मिलकर 2000 मत प्राप्त किए। तो अ प्लस ब प्लस श मिलकर टोटल 2000 मत प्राप्त कर रहे हैं। यदि अ और श ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए, तो अ प्लस श मिलकर टोटल 1500 मत प्राप्त कर रहे हैं। तथा ब और श ने मिलकर 800 मत प्राप्त कर रहे हैं, तब ब प्लस श मिलकर 800 मत प्राप्त कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सी द्वारा मतों की संख्या क्या? तो सी के बारे में पूछा कि श मतलब सॉरी श के बारे में क्या, भाई श के मत कितना था। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम 1 बोल दे रहे हैं, और इस इक्वेशन को हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को तो हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि अ प्लस श प्लस ब विच इज इक्वल टू 2000। तो अ प्लस श की संख्या कितना दिया, मत कितना दिया? 1500 दिया। तो 1500 प्लस ब विच इज इक्वल टू 2000। तो ब की संख्या, ब की कितना मत हुआ? ब की 500 मत हुआ। अब ये ब के मत को हम सी इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो 500 प्लस श विच इज इक्वल टू 800। तो श का मत कितना हो गया? श का मत 300 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है,
तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या होगा। तो बेसिकली ये CI का क्वेश्चन, तो CI का जो जनरल फार्मूला होता है, CI इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T होता है माइनस P होता है। तो चूंकि 3 वर्ष पूर्व का पूछा जा रहा था, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अभी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ये हो जाएगा P इंटू 1/1 प्लस R/100 का पावर T माइनस T हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, हम CI नहीं निकाले, यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हम निकाल रहे हैं। तो ये जो डाटा से मेरा जो भी आंसर आएगा वो मेरा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होगा। तो यहाँ पे P मतलब परसेंटेज, प्रेजेंट मतलब पॉपुलेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ 17,576 दिया हुआ, इंटू 1/1 प्लस R का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4%। तो 4/100 का पावर 3, तो 17,576 इंटू 1/1 प्लस, इसको जब हम कैंसिल आउट करें तो 1/25, 25 इंटू 1, 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल नीचे कितना हो जाएगा 26/25 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17,576 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/26 का क्यूब हो जाएगा। तो 17,576 इंटू 25 का क्यूब होता है 15,625 होता है, बाई 26 का क्यूब होता है 17,576 हो जाएगा। तो 17,576 से 17,576 करिए तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या की एज की 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितना आ गया 15,625। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी द्विसमीकरण की मूल्यों की योग 6 तथा गुणाफल 16 है, तो मान लीजिए कि उसके एक है x और x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 6 और x इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 16 दे रखा गया है। और ऑप्शन आप देखिए इसमें सब में x के बारे में पूछा, तो यहाँ से हम y को हटाने की कोशिश करेंगे तो y इक्वेशन जब ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन जब 1 को हम सॉल्व आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या रखेंगे 6 माइनस इस चीज़ को हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जब x इंटू वाई की जगह पे हम रख देंगे क्या 6 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो जब ये दोनों को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, जब ये जाएगा तो माइनस 6x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो है वो 28 का सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लाइन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी पदपथ बना हुआ है, तो पदपथ की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक मान लीजिए एक आयताकार है जिसका लंबाई 24 है ये और ये 16, इसके साइड में हमने 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ा चलने के लिए, टहलने के लिए। तो मान लीजिए कि 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। अगर हम इसको नाम दे देते ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ई, एफ, जी एंड एच। तो हमको जो एरिया चाहिए वो एरिया पद का चाहिए, पथ का चाहिए। तो ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया निकलेगा ई एफ जी एच माइनस ए बी सी डी कर देंगे तो हमको एरिया जो निकलेगा वो पथ का निकल जाएगा। तब इसको बनाने के लिए हम देख यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो 24 है, तो इधर हमने 2 मीटर बढ़ गया, मतलब ये 24 से कितना हो गया 26 है, इधर भी 2 बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 28 हो गया। और चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 16 है, तो यहाँ से फिर 2 मीटर इधर बढ़ गया, 2 मीटर इधर, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया 16 था 20 हो गया। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच का
तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर 28 इंटू 20 माइनस अंदर वाली एरिया कितना हो जाएगा 24 इंटू 16। तो इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूना 56, तो 560 माइनस 64 के 4 32 38, तो 384 ये हो जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे एरिया ऑफ रोड कहिए, इसका पथ कहिए, तो ये हो जाएगा कितना 6 7 और 1 176 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ, तो A/B का रेशियो दिया हुआ 3:4 दे रखा, और B/C का रेशियो दे रखा 6/5 दे रखा, 6:5, तो 6 और 5 दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाना पूछ क्या रहा है, और पूछ रहा है कि A/B + C का रेशियो चाहिए, तो A/B + C का रेशियो चाहिए। तो ये क्वेश्चन को हम बनाने के लिए बेसिकली क्या कहते हैं, इसका जो गैप रहता है तो इसके बगल वाला जो डिजिट रहता है वो वहाँ पे उतार देते, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये जगह खाली थी ये वाला नंबर, ना कि ऊपर वाला हम नहीं उतारते, इसके बगल वाला साइड वाला, तो यहाँ पर जगह खाली थी, इसके बगल आ जाएगा 6। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18 × ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा कितना 20। तब पूछा जा रहा है A/B + C का रेशियो चाहिए, तो A का वैल्यू कितना 18 आ गया, और B + C का रेशियो कितना हो गया 24 + 20 दैट इज 44 हो जाएगा। तो जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 9 × 22 आ जाएगा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 9 × 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिसे 13 से विभाजित किया जा सकता है। तो जब हम 200 को डिवाइड करेंगे, जब हम 200 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13, ये हो गया मेरा कितना 7 13 × 5 = 65, तो यहाँ बच गया 5। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वो पहला नंबर जो 200 के बाद होगा वो 8, 208 पहला नंबर होगा जिससे हम 13 से पूरी विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद 300 का पहला वाला नंबर चाहिए, 300 × 300 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हो जाएगा 2 मर्त में 26, उसके बाद कितना हो जाएगा 40, उसके बाद में कितना 3 मर्त में 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 299 वो एक ऐसा नंबर है जो इसको 13 से मतलब पूरी विभाजित हो जाएगा। तब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 15 है और ये कितना है 23 है। तो जब हम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना ऐसे नंबर है जिसको मतलब कि 200 के बाद और 300 के पहले 13 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो मान लीजिए ये नंबर पहला था, मान लीजिए कि 15 था तो ये 16वां नंबर होगा, और ये 23 है तो ये भी कितना हो जाएगा 23 नंबर हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन में 23 - 16 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा बेसिकली शायद 7 आ जाएगा। तो ये 7 आ गया, लेकिन हम यहाँ पे 208 को हटा चुके थे, फिर से 208 को लाने के लिए हम एक यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ये 8 नंबर है जो 200 और 300 के बीच में पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 30 25 27 25.8 29 35 38 और 28 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला डिजिट हो जाएगा मेरा 25, दूसरा हो जाएगा 25.8, तीसरा संख्या हो जाएगा मेरा 27 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मेरा 35 एंड 38। तो चूंकि टोटल नंबर की संख्या कितना 8 है, तो अब अगर ये 7 रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 38 नहीं रहता, ऑड रहता, तो ऑड रहता तो हमने क्या करते, यहाँ से 3 नंबर इधर से हटा देते और 3 नंबर इधर से हटा देते, 28 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 38, मतलब कि यहाँ पे टोटल 8 संख्या। तो 8 संख्या वाली जब भी नंबर है तो जब मतलब ऑड रहे
तो जब मेरा ऑर्डर है तो हम लोग निकालते हैं n/2 + 1, ये मेरा मीडियन हो जाएगा। जब ये इवन रहा तो हम इसके लिए निकालते हैं n/2 + 1 प्लस n/2 बाई ओवरऑल 2। तो n + 1 ये टर्म है, टर्म, और ये भी टर्म है। तो n/2 + 1 तो डेट में कितना, n+2 मतलब कितना हो जाएगा 4 + 1 डेट में 5वां नंबर, ये एक हो जाएगा। और n/2 मतलब चौथा नंबर। तो ये दोनों का सम जो होगा उसके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वही मेरा मीडियन हो जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो इस साइड हो जाएगा 57/2, ये हो जाएगा 28.5। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 28.5। तो क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है SI = दे रखा है 1200, टाइम दे रखा है शायद 3 ईयर है, एंड रेट है, दर दे रखा है 5% है, और पूछ रहा है कि CI = क्या होगा। तो CI निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि SI = होता है P × R × T/100 होता है। तो यहाँ पे दे रखा 1200 विच इक्वल टू P तो पता नहीं है, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 5% है, 5 T का वैल्यू है 3/100। तो जब 3 से 1200 कट जाएगा कितना, 400 में 1200 कट जाएगा, 3 से 1200 कट जाएगा 400 बार में, और 5 से ये कट जाएगा कितना 20 बार में। तो P की कितना वैल्यू हो गया, P = हो गया, इसे जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 × 2 तो ये हो जाएगा टोटल 8000 हो जाएगा। तो P का वैल्यू आ गया मेरा 8000 आ गया। अभी इसी दर और इसी टाइम पे पूछा जा रहा है कि CI = क्या होगा। तो CI का जो फार्मूला है वो होता है P × 1 + R/100 का पावर T - P। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8000 है, इंटू 1 + R का वैल्यू था 5/100 का पावर 3 माइनस P का वैल्यू कितना 8000। तो 8000 इंटू 20 तो 21/20 का पावर 3 माइनस 8000। तो 8000 इंटू 21 का क्यूब होता है आपका 92 61 बाई 8000, 20 का क्यूब होता है 8000 माइनस फिर 8000। तो जब ये से 8000 से 8000 कैंसिल आउट हो तो 92 61 माइनस 8000, ये टोटल हो जाएगा 1261। तो यही मेरा CI हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 33 का आंसर हो जाएगा 1261, जो आपका ऑप्शन C है। क्वेश्चन नंबर 34, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य को हम लोग CP कहते हैं। तो CP = कितना 750 दिया, और SP = कितना है, SP = 900 दिया है। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ = कितना आ जाएगा 900 माइनस 750 150 हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो लाभ बाई CP क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, 100% होता है। तो लाभ कितना 150 बटा CP कितना है 750 इंटू 100%। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट 1 5, ये हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20% हमको लाभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर 20%, ऑप्शन डी। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो x² + 5x + 6 का गुणनखंड बोल रहा है ना। तो देखिए इसको गुणनखंड करने के लिए, इसको हम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो मिडिल वाला नंबर है जो 5 है, तो हमको 5 को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो 6 आ जाए और जोड़ने पे मेरा क्या आ जाए 5 आ जाए। तो अगर हम 3 और 2 देखें इसको, कि अगर इस मान लीजिए ये 3 और 2 में तोड़ते हैं, 3 और 2, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है 5 हो गया, अब मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 है। तो ये मेरा सही है इसका मतलब। तो ये मेरा कितना हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6।
तो जब इसमें से x हम कॉमन निकालेंगे तो x+3 इधर से हो जाएगा, इधर से +2 कॉमन निकालेंगे तो x+3 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या इतना हो जाएगा, x+2 इंटू x+3। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। 35 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, शायद ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, ए काम को 24 दिन में करता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो चूंकि B/A का रेशियो पूछा है, तो बी किसी काम को 60% किससे, ए की तुलना। तो मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को अगर 100 दिन में करता है तो 60% कार्यकुशल है, तो वो इसको कितना दिन में, 160 दिन में करेगा। तो ये हो गया आपको कितना, 8/5 हो गया। तो कार्यकुशल ये हुआ, तो इसका मतलब ये क्षमता ये है कि मतलब ये कोई काम को अगर ये मान लीजिए कि 5 के स्पीड से काम करेगा तो ये 8 के स्पीड से काम करेगा। इस पर समझने के बेस पे हम कह सकते हैं। तो इसका टाइम जो होगा काम करने कितने दिन में कंप्लीट है, तो ये पलट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब B/A हो जाएगा। तो B/A हो जाएगा, अब ये 5/8 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 बराबर कितना दे रखा है, 24 दिन दे रखा है। तो एक किसी काम को 24, अगर एक किसी के 8 दिन में, मतलब 8 के रफ्तार से 24 दिन में काम कंप्लीट करता है या 24 काम कंप्लीट करता है, दैट इज 3 गुना के रफ्तार से काम करा। तो इसी तरह 5 के दिन में कितना काम करेगा टोटल, सॉरी 5 15। तो इसका मतलब ये हो कि ए अगर किसी काम को 24 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर शायद 36 का आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 37, यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो R1/R2 का रेशियो, चाहे R1:R2 का, यहाँ पे सिलेंडर 1 ले रहा है और ये सिलेंडर 2 ले रहे हैं, दो सिलेंडर के बीच का पूछा जाए। तो एक सिलेंडर का मान लीजिए C1 का रेडियस कितना आ जाएगा, R1 है, C2 का रेडियस कितना आएगा, R2। तो ये दोनों का रेशियो दे रखा है कितना आपका, 3:2 दे रखा है। और H1 और H2 का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3। तो H1:H2 का रेशियो दे रखा है 4:3 दे रखा है। तब पूछा जा रहा है कि C1 और C2 का बीच का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन कही इसको, तो ये होता है πr² होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि C1, तो C1 का क्या आ जाएगा, C1/C2 का रेशियो पूछा था, πr1² इंटू H1 बाई πr2² इंटू H2²। तो अकॉर्डिंग टू पाई से पाई मेरा कैंसिल आउट होगा। R1 कितना है मेरा, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू H1 कितना है मेरा, H1 4 है, बाई R2 मेरा कितना, R2 मेरा 2 है, तो 2 इंटू 2 R1 का R2 का स्क्वायर इंटू H1 का H2 कितना है मेरा, H2 मेरा 3 हो गया। तो ये 2 से ये कट कैंसिल आउट है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट है, दैट इज कितना होगा 3:1 का रेशियो। तो C1/C2 का जो रेशियो हो गया वो 3:1 या 3:1 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया 3:1। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वृत्त को केवल एक बाहरी बिंदु से स्पष्ट करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। मतलब कहने का मतलब ये सर्कल है, इसके बाहर मान लीजिए कि एक रेखा इसको टच करते हुए चला गया तो इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, जो कि हिंदी में हम इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी, स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 6, 8, 10 x 7 का समांतर माध्य 8 है तो x का मान पूछ रहा है, तो मतलब मीन पूछ रहा है। तो मीन बराबर जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कितना होगा, जो कि मीन का वैल्यू दे रखा 8 दे रखा था। 8 = 6 + 8 है 10 है, 8 + 10 + 7 + x बाई कितना, टोटल संख्या कितना 5 है, तो बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा 40, इसको इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 24 हो गया, 24 7 कितना है 31, तो 31 + x हो गया। तो x का वैल्यू कितना मेरा हो गया 9 हो गया। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40,
पूछ रहा है कि द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इजिकल टू 0 का हल क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जो है। तो आप देख लो, मिला लीजिए इसका क्या है, शायद इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, शायद इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 41, अब शुरू होता है केमिस्ट्री का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या दे रहा है। निम्न में से कौन सा विषमवाही है, ग्रेफाइट, यूरेनियम, हीरा एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी होगा, सी मेरा है। क्वेश्चन नंबर 42, नाइलॉन 66 किससे बनता है। तो नाइलॉन 66 बेंजीन से बनता है, जो इसका क्वेश्चन नंबर बेंजीन है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक आपका हो जाएगा एम्पिसिलिन है। तो जो इसका आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा, एम्पिसिलिन है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे तेज अम्ल कौन है। CH3COOH, CH3CH2COOH, CH2ClCOOH। ये आंसर इसका शायद यही होगा 44 का सी। और डी है CH2Cl CH2COOH। तो 44 का आंसर सी होगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या थे, CH क्या दे रखा है CH2ClClCOOH। इसको हम लोग पढ़ते हैं मोनोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, एसिड। CH2ClCOOH को पढ़ते हैं हम मोनोक्लोरिक क्लोरोएसिटिक एसिड पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, Fe3O4 में Fe का ऑक्सी संख्या क्या, संख्या क्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो देखिए एक एटम ऑक्सीजन, एक एटम के लिए हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है ऑक्सीजन को, वो होता है -2। और Fe का पूछ रहा है, तो Fe3O4 इसका पूछ रहा है क्या होगा। तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है ऑक्सीडेशन संख्या कितना, -2। तो यहाँ पे Fe3 का पूछते हैं, Fe तो हमको पता है 3x प्लस एक ऑक्सीजन एटम का होता है -2, तो 4 का कितना हो जाएगा -8। तो 3x - 8 विच इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe का कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, पानी का अनुभार क्या होता है। तो पानी के जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है, चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो इंटू 2। अब प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है 16। तो टोटल कितना हो गया 2 + 16 मतलब कितना टोटल 18 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी 18। क्वेश्चन 47, आवर्त सारणी के एक ग्रुप में सभी तत्व के समान होता है। आवर्त सारणी के एक ग्रुप में उसके तत्व के क्या समान होता है। तो इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। तो क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा डी। परमाणु भार नहीं होता, परमाणु संख्या भी नहीं होता, नाइट्रॉन है तो भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो 47 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है। तो CaOH2 नहीं, CaO हाँ ये है, CaO2 ये भी नहीं है, और CaO2 8H2O है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है। तो भारी जल का अणुसूत्र होता है D3O
D2O, DO एंड DO2, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या, D2O, B। एंड क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ना ही तत्व और ना ही मिश्रण है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए कह रहा है कि हवा, तो ये तो मिक्सचर आपको भी पता होना चाहिए कि मिक्सचर है ये। ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सोना, सोना भी मिक्सचर है, एंड ऑप्शन डी पानी। तो इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में से अगर ऑप्शन बेहतर ऑप्शन होगा डी, तो पानी बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे हमने टेस्ट पेपर 1 को सॉल्व आउट करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। और बाई चांस कोई गलती हो गया, मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक है, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।